अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लेट्स टॉक विद आबिद नसीर में खुश आमदीद। नाज़रीन, आसिफ अली जरदारी साहिब पाकिस्तान के 14वें सदर मुंतखब हो चुके हैं। ये क्रेडिट उनको जाता है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार वो दूसरी मरतबा सदर पाकिस्तान सिलेक्ट हो चुके हैं। एट द सेम टाइम सदारत का हुमा जब उनके सर बैठ चुका है, ये भी कहा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहिब वो मर्द होर थे जिन्होंने 52B का खात्मा करके पाकिस्तान में पहली मरतबा 2008 में पार्लियामेंट ने अपनी मुद्दत पूरी की थी। उससे पहले 2 दफ़ा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को सदर पाकिस्तान की जानिब से बरतरफ कर दिया गया था और 2 दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को सदर पाकिस्तान की जानिब से बरतरफ कर दिया गया था और असम्बलियाँ तहलील कर दी गई थीं। और आसिफ अली जरदारी के सर ये भी सहरा जाता है कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का आगाज करने वाले जब एनर्जी क्राइसिस सर उठा रहे थे, आसिफ अली जरदारी थे। एट द सेम टाइम सी पैक को पहली मरतबा इनिशिएट करने वाले आसिफ अली जरदारी थे। और यह कहा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी ऐसी अमेंडमेशंस इस तरह अपने आईनी ओहदे का जो इस्तेमाल करेंगे कि जिस तरह 2008 से 2013 के दौरान उन्होंने कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए, इस टेनोर में भी वो साबित करेंगे कि एक जरदारी सब पे भारी। कितना अच्छा है कितना बुरा है ये तो हमारे एनालिस्ट बताएंगे, लेकिन ये चेम गोइयां हो रही हैं कि आसिफ अली जरदारी की प्रेसिडेंशियलशिप में पाकिस्तान खूब बढ़ेगा। जिस तरह आरिफ अलवी जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, उनके दौर में बहुत सारे आईनी सुकम रहे। एक पार्टी के ओहदेदार के तौर पे, एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्ट किया और लोगों को टीवी स्क्रीन्स के सामने एक लंबे अरसे के लिए बैठना पड़ा। और जब रिसेंटली भी उनके पास समरी भेजी गई तो उन्होंने होल्ड पे रखा और कहीं से अहकामात लेते रहे। ये इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है साबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी पर। अब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी होंगे, वो क्या किसी से डिक्टेशन लेंगे या फिर आईनी और कानूनी तौर पर जो जो मामलात उनके ज़िम्मे हैं उनको मिनो अन तस्लीम किया करेंगे और समरीज रोका नहीं करेंगी और सिस्टम समूथ चलेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि हम इस इलेक्शन को नहीं मानते। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ये दावा कर रही है कि हम इस इलेक्शन को नहीं मानते, लेकिन महमूद खान अचकज़ई वो इस इलेक्शन को जो है वो अच्छा मान रहे हैं। नासिर शराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा देख रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब, कितने ज़बरदस्त सदर साबित होंगे पाकिस्तान के लिए 14वें सदर? देखिए जी, आसिफ अली जरदारी साहब के क्रेडिट पे बहुत सी चीजें हैं सर। सबसे पहली बात तो यह है कि तजर्बा है उन्हें, वो इस मनसब पे पहले भी फाइज रह चुके हैं और वो वसील खल्क सियासतदान के तौर पे जाने पहचाने जाते हैं। ठीक है जी। वो अफू और दरगुजर की पॉलिसी पे अमल पैरा रहे हैं उम्र भर। उन्होंने दुश्मन नहीं बनाए, दोस्त ज्यादा बनाए हैं। अच्छा, दुश्मन नहीं बनाए, दोस्त ज्यादा बनाए का जी। तो ये उनकी शख्सियत का बहुत बड़ा मेरिट है। ठीक है जी। दूसरी बात यह नंबर ऑफ वोट, इस बड़ी तादाद में उन्होंने वोट हासिल किए हैं। 411 इलेक्टोरल वोट इज अ बिग सम। जी जी। तो मैं समझता हूँ कि ये दो चीजें जो हैं ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हैं। एक तो पार्लियामेंट ने उनको बहुत ज्यादा वोट दे के मुंतखब किया है, तो पीछे अवामी ताकत आ गई। दूसरे उनकी पर्सनल स्किल्स और तीसरा उनका टेम्परामेंट है। तो मैं समझता हूँ कि सदर आसिफ अली जरदारी मामलात को बेहतर करने में बड़े कामयाब होंगे और जो माजी की खराबियां हो चुकी हैं और सियासी जमातों के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उनको वो कम करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, और निजाम की नासिर शराजी साहब रोल प्ले करेंगे। यहाँ ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि सदर आरिफ अलवी ने क्या क्या गलतियां की जो सदर आसिफ अली जरदारी को नहीं करनी चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ सदर आरिफ अली अलवी साहब ने भी कोई ज्यादा गलतियां नहीं की। अब मीडिया का एक सेक्शन है वो उनके खिलाफ है
वो चूंकि पीटीआई के नॉमिनेटेड सदर थे, पीटीआई जेर अताब आ गई तो सदर आलिफ अलवी साहब के खिलाफ भी बयानबाजी शुरू हो गई और उनको पुल डाउन करने की कोशिश की गई। सदर अलवी साहब जो है इज ए थॉरो जेंटलमैन और उनका दामन जो है आलाइशों से पाक है, बेदाग किरदार के आदमी हैं। उन्होंने भी कोई बहुत गलती नहीं की। अगर वो अपने पार्टी प्रेसिडेंट से मिलते रहे हैं तो ये भी कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं था। यहाँ पे तो ऐसे ऐसे सदर भी गुजरे हैं जिनके दामन पे दाग है, उन्होंने पाकिस्तान को 2 लाख कर दिया, उन्होंने तबाही और बर्बादी में रोल प्ले किया। तो सदर आसिफ जरदारी ने एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अलवी साहब ने कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं किया। अगर वो अपनी पार्टी डू नॉट यू थिंक कि वो अहकामात लेते थे बानी चेयरमैन पीटीआई से? ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि सदर साहब ने अपना आईनी किरदार अदा किया है और उस पे जो लोग उनके खिलाफ बात करते हैं वो जाहिर है, मैं समझता हूँ इंसाफ से काम नहीं ले रहे। ओवरऑल कंडक्ट जो है वो बहुत अच्छा था और मैं समझता हूँ कि उन्होंने उहदे से इंसाफ किया, इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल नहीं किया और इसी तरह उनके दामन पे कोई इल्जामात नहीं है। ठीक है सर, बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि रियासत के सरबराह का इंतखाब गैर आईनी और नाकाबिले कबूल है। कैसे देखते हैं इस बयान को सर? देखिए, पीटीआई का एक मौकफ है, गौर साहब का भी एक मौकफ है कि मैंडेट जो है वो लूटा गया है, चोरी किया गया है। जमन सीटा वाला मामला आपके सामने है, इससे पीटीआई को तहफुजात हैं। गौर साहब जो है वो क्योंकि लीगल साइड की शख्सियत है, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अपनी पार्टी का पॉइंट ऑफ जो है उसके लिए फाइट कर रहे हैं। देखना ये है कि उन्हें कहाँ कहाँ से फेवरेबल फैसले मिलते हैं और कहाँ से नहीं मिलते। बहरहाल ये महाजराई जो है, जो आईनी जंग है, ये गौहर साहब, उनके पार्टी के दीगर ज़ुअमा और पार्टी की टॉप रैंकिंग लीडरशिप जो है, ये जंग लड़ती रहेगी। ये आने वाले 5 बरस की ये जंग मुझे कहीं खत्म होती नजर नहीं आ रही। अच्छा सर, कैसे देखते हैं महमूद खान अचकज़ई बलोचिस्तान के एक जानी मानी शख्सियत, उनको वहां से एक भी वोट ना मिलना, कैसा मजहर है सर? हाँ जी, कुछ चीजें जो हैं वो हैरान कुन है, बल्कि परेशान कुन है। इसी तरह जब जनरल इलेक्शन हो रहे थे तो हमने देखा कि एक बहुत पुरानी और फाल सियासी जमात के जो रुकन थे, जो असेंबली के लिए कंटेस्ट कर रहे थे, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके लिए कोई एक वोट भी ना निकला। तो मैं समझता हूँ इस टाइप की कुछ चीजें जो हैं वो रिकॉर्ड पे आई हैं और ये बड़ी परेशान कुन है। ये बातें करीन अस कयास नहीं, बईद अस कयास थी। अच्छा, अब जो है वो सामने आ रही है। दूसरी जानिब बहुत ही हैरान कुन बात ये हुई कि महमूद खान अचकज़ई बजाते खुद 181 इलेक्टोरल वोट लेने वाले कहते हैं कि पहली दफा खरीदो फरोख्त नहीं हुई, साफ शफाफ माहौल में इलेक्शन हुआ। क्या इस बयान को कैसे देखते हैं? कीमत बढ़ाना है? बात है जी, वो चाहते तो इल्जाम तराशियां कर सकते थे कि मेरी फेवर के लोग जो हैं उन्हें वोट कास्ट नहीं करने दिया गया, तो कुछ और भी इल्जाम लगा सकते थे, लेकिन गुंजाइश नहीं थी इल्जाम तराशी की। इसकी वजह यह है कि आजाद उम्मीदवार जितने भी असेंबली में आए हैं वो नंबर ऑफ वोट हमारे आपके सामने है। ठीक सर, ठीक है जी। और उनके अलाई जितने और थे, यानी आजाद उम्मीदवारों के अलावा जितने थे वो भी हमारे आपके सामने थे। बेहतर। तो इसलिए उसमें अभाम तो गुंजाइश उसकी थी ही नहीं। जितने वोट उन्हें मिलने थे उन्हें उतने ही वोट मिले हैं, ना किसी को अगवा किया गया, ना किसी को रास्ते में रोका गया। सब लोग आए, उन्होंने अपनी मर्जी से वोट दिए। और इन सब के पीछे एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि सदर आसिफ अली जरदारी के पास जो वोटों की तादाद थी वो बहुत ज्यादा थी। अगर मार्जिन बहुत खफीफ होता, चंद वोटों का अगर फर्क हो रहा होता, तो फिर हमें इस टाइप की एक्टिविटी नजर आ सकती थी। लेकिन सदर आसिफ अली जरदारी साहब के पास जो वोट उनकी पॉकेट में थे, उनके अपने और उनके अलाइज के, वो 2 गुना वोट थे। इसलिए ना किसी को अगवा करने की जरूरत पेश आई, ना किसी का रास्ता रोकना पड़ा। बेहतर सर। सर, सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर सेनेट ने जारी किए थे, लेकिन उनको वोट के लिए लाया नहीं गया। कैसे देखते हैं, क्यों, वजह क्या समझ आती है? कुछ और शख्सियात भी हैं जिनको अभी तक मफरूर कहा गया है, और वो गालिबन मफरूर इसलिए हैं कि उन्हें कोई गारंटी नहीं है कि वो ईवान तक पहुंचेंगे और उन्हें हल्फ उठाने का मौका मिलेगा या नहीं। पहले तो वो हल्फ उठाएं, उसके बाद वो सदारती इलेक्शन हो या किसी नहीं। एजाज चौधरी तो सेनेटर है ना सर, उनका तो हल्फ वाला कुछ चक्कर नहीं है, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए थे।
उनको वोट जी कास्ट। जी 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 देखिए, वो जिन इल्जामात के तहत अभी तक गिरफ्तार हैं, उन इल्जामात के तहत उनको अभी आने की इजाजत नहीं मिली और उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। उनको कहा तो गया कि जी प्रोटेक्शन ऑर्डर हो गए हैं, उनका हक तो बनता है कि वो आए, लेकिन बहरहाल उनको नहीं आने दिया गया। मैं समझता हूँ कि ये गैर सियासी रवैया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून में और आईनी कवानीन में और कोई अगर फैसिलिटी मौजूद है किसी सेनेटर के लिए, मेंबर कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के मेंबर के लिए, जी। वो सहूलत उसको मिलनी चाहिए। मेरा ख्याल है हमें वसीउल क़लबी, वसीउल ज़हनी का मुजाहरा करते हुए इन तमाम शख्सियात ही को नहीं, सियासी शख्सियात के अलावा आम आदमी का भी जो हक है वो हक हमें उसे देना चाहिए। दैट इज वंडरफुल। नासिर शराजी साहब, वंडरफुल। अब ये फरमाइए कि शहबाज शरीफ को असम्बली में अजनबी कहना, इज इट राइट? इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये समझ नहीं लेना चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग किस्म के अपोजिशन का किरदार अदा करें, ना कि हम मुंतखब वज़ीर आज़म को असम्बली में अजनबी गर्दानते रहें? देखिए, आज़ाद उम्मीदवार या पीटीआई के जो मेंबरान असम्बली हैं वो ये बात करते रहेंगे। जैसे मैंने अर्ज किया कि ये महाजराई आने वाले 5 वर्ष तक जारी रहेगी, जब तक मुस्लिम लीग की हुकूमत है और उसके सरखेल जनाब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन के नताइज पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि उनकी 186 सीटें थी, अगर उनको ख़वातीन की मख़सूस सीटें मिल जाती तो उनको सादा अक्सरियत तो पहले ही हासिल हो जाती, और जब सादा अक्सरियत उनके पास होती तो उनके भी अलाई मिलके हुकूमत बनाने की पोजीशन में आते। तो वो महसूस करते हैं कि उनका मैंडेट चुराया गया है, लिहाजा वो इस हुकूमत को और उसके अमायदीन, चाहे वो वज़ीर आज़म हो चाहे कोई और लोग हों, उनको वो तस्लीम नहीं करते। सर, आपकी राय में क्या सही है कि एक जमात ने अपनी मखसूस सीटों की लिस्ट जमा ही नहीं करवाई थी, इलेक्शन कमीशन कैसे वो सीटें दे देता? सर जी, ये बात तो मानने वाली है, लेकिन इससे पहले जो कुछ होता रहा, इलेक्शन जिस माहौल में कंटेस्ट हुआ, उम्मीदवार जिस तरह आते थे और उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता था, उनके कागजात नामजदगी दाखिली नहीं हो पाते थे, फिर इलेक्शन कमीशन के कागजात में जमात मौजूद है वो कालेदम नहीं करार दी गई, तो फिर उसका निशान कैसे गायब हो गया? ये सारे सवाल तो हैं। अब इसके जवाबात जो आ रहे हैं वो तसल्ली बख्श नहीं आ रहे। अच्छा सर, अब मुझे ये फरमाइएगा कि क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस तमाम माहौल का मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएंगे? क्योंकि जब नवाज शरीफ ज़ेरे अताब थे, जब पानामा शुरू करके कामा पे उन्हें निकाला गया, चाहिए था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टैंड लेती। व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन? ये क्या चक्कर है? क्यों एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटा रहे हैं यार? ये सियासतदान इकट्ठे अगर हो जाते तो ये रवायत शुरू ना होती। अब तो डर लगता है जब बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर आएंगे और वो किसी ओहदे पे आ गए तो बनेगा क्या? या तो जंगो जदल का वो बाब शुरू होने वाला है कि अवाम पिसके रह जाएगी। सर देखिए, 2 वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ, जनाब इमरान खान की जो ऐवान से बाहर निकालने वाली कार्रवाई है वो बड़े मुख्तलिफ हालात में हुई है। जनाब नवाज शरीफ को अदालतों ने नाअहल करार दिया, उन्हें एक मुकदमे में सजा देके घर भेजा गया। इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई। अब तहरीक अदम एतमाद का जहाँ तक ताल्लुक है वो एक आईनी तरीकाकार था, उसके मुताबिक अमल हुआ। खान साहब अगर गिव एंड टेक पे बिलीव करते और अना का मसला ना बनाते और अपने वो 4 या 8 लोग जो थे उनसे रवाबित कायम करके उनके इश्यूज को एड्रेस करते और इन अब कोशिश करते कि तहरीक अदम एतमाद का रास्ता रोका जा सके तो रुक सकता था। नवाज शरीफ साहब का केस मुख्तलिफ है, उनको अपील का हक दिया गया, उन्होंने तमाम चीजें जो हैं अपनी जो उनकी दस्तरस में थी वो एक्सरसाइज की, उनके वकला उन्हें अदालतों में मासूम साबित नहीं कर सके थे। दोनों का केस बड़ा मुख्तलिफ है। सर गुजारिश सुन लीजिए, अब अगर हम बीइंग एन एंकर, बीइंग एनालिस्ट भी हकायक से नजरें चुराएं तो मुनासिब नहीं लगता। आप ये समझते हैं कि वो भी ठीक था? ये तो चले आपके ख्याल में ठीक था कानूनी तौर पे तरीके नहीं था, मैं ये नहीं कह रहा ये ठीक था। देखिए, वो भी वजीर आजम थे सर, वो भी वजीर आजम थे। नहीं, मेरी अर्ज सुनिए, मेरा मौक़िफ़ कुछ और है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिन अदालतों ने उन्हें सजा दे के निकाला वो भी अदालतें यही थी। अब जो अदालतें उनको आज मासूम करार दे रही हैं वो भी यही अदालतें हैं।
तो किसी एक मौके पे तो अदालत गलत थी, बिल्कुल उसी तरह सर, एक अदालत यही ने मेरा जब पहले क्वेश्चन है भुट्टो को सर। फांसी ये दी। तमाम सियासतदान मिलके इंसाफ के निजाम को एक मजबूत निजाम क्यों नहीं बना सके? ये तमाम सियासतदान मिलके किसी एक इदारे के खिलाफ एक नेगोशिएशन टेबल पे, एक राउंड टेबल पे बैठ के ये क्यों नहीं अभी तक बावर करवा सके कि हम चलाने वाले हैं, हम में अहलियत है, हम चलाएंगे, अगर हम झगड़ा भी करेंगे तो हम सुलह भी करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, आप प्लीज ये काम करें, हम ये काम करते हैं। देखिए, सियासतदानों का काम ये नहीं होता कि वो निज़ाम इंसाफ को मजबूत बनाएं, शफाफ बनाएं, सस्ता और फौरी इंसाफ हासिल करें। ये काम अदलिया का है। जो लोग अदलिया में हैं, जो आला मनासिब पे बैठे हुए हैं, जो फैसले देने के लिए हैं, जो इंसाफ मुहैया करने के लिए अदालतों में हैं, ये बुनियादी तौर पे फर्ज उनका है। सर, मेरा लगता है सवाल आप तक पहुंच गया। प्रॉब्लम ये कि हमारे बाज दफा इंसाफ कंट्रोल्ड हो जाता है, बाज दफा सब कुछ कंट्रोल मतलब होता ही कंट्रोल्ड है। अक्सर औकात उस कंट्रोल्ड सिचुएशन से निकलने के लिए सियासतदान वो वाहिद रास्ता है कि अगर ये मजबूत हो जाएं, मिल बैठें और सबको पता हो कि ये इतनी अहलियत रखते हैं कि ये बात कर सकते हैं, तो ये जो शेकी सिस्टम है ये खत्म हो जाएगा पाकिस्तान में। नहीं, मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ। सियासतदान क्यों मिल बैठे? सियासतदान अगर बंदर बांट करके अपने मफादात के तहत एक हो जाएं तो इस मुल्क का सौदा करने में आसानी होगी। सियासतदानों को बिल्कुल नहीं मिल बैठना चाहिए। अपोजिशन का एक किरदार है, चेक एंड बैलेंस के लिए वो अपना किरदार अदा करे, हुकूमती गलतियों की निशानदही करे और बड़ा चेक एंड बैलेंस रखे, ताकि आप ना मेरी पकड़ में नहीं आ रहे सर, आप मेरी पकड़ में नहीं आ रहे। मैं सवाल कुछ करता हूं, आप जवाब बिल्कुल एक पेस में दे रहे हैं जो आप चाह रहे हैं। मैं वही जवाब दूंगा ना जो मैं चाह रहा हूं। मैं आपकी जुबान क्यों बोलूंगा? नहीं सर, आप मेरे मुंह में डालना चाह रहे हैं बात, वो मैं क्यों एक्सेप्ट करूंगा? हम थोड़ा सा हकीकत पसंदाना रवैये की जानिब आ जाएं। हम क्यों ना नेशनल टीवी पे बैठ के ये बात करें कि यार हमारे सियासतदानों में फॉल्ट्स हैं, उनको ओवरकम करना चाहिए। ये गलतियां उनमें फॉल्ट क्या है? मोस्ट ऑफ देम आर करप्ट, मोस्ट ऑफ देम आर करप्ट। उन्हें करप्ट नहीं होना चाहिए, उन्हें करप्ट नहीं होना चाहिए। सर, आपकी एक बात से बड़ा इत्तेफाक है मुझे कि ऑपोजिशन बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। दुनिया की जितनी डेमोक्रेसीज हैं, जहां ऑपोजिशन स्ट्रांग होती है वहां कमाल का पार्लियामेंट होता है, वहां लेजिस्लेशन बड़ी स्मूथली, बड़ी पक्के वाली, अच्छे वाली लेजिस्लेशन होती है। बट प्रॉब्लम इज यहां तो कोई लेजिस्लेशन का नाम ही कोई नहीं है। यहां तो सिर्फ एक दूसरे को गालियां, एक तरफ घड़ी चोर, एक तरफ वोट चोर, एक तरफ और पता नहीं क्या क्या चोर, मुल्क को लूटने वाले या जो भी, जो चोर चोर के नारे, तो ये सब चलता रहेगा। तो फिर जो देखने वाला है वो क्या तासुर लेगा? अगर घर के फर्द ही आपस में लड़ रहे हैं तो किसी पर कोई दावा तो नहीं होगा, कोई स्ट्रांग बात करने वाला होगा ही नहीं ना सर। देखिए, जहां तक ये चोर चोर के नारों का ताल्लुक है और एक दूसरे पर इल्जाम तराशी, इस बात में हकीकत तो है। चोर किस तरफ नहीं है? दोनों सफों में हमें चोर नजर आते हैं। अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, सजाएं नहीं मिली भी तो फिर आम माफिया हो गई। जिनके हाथ लंबे थे उन्हें माफी मिल गई, जिनके हाथ लंबे बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर शराजी साहब हमारे साथ मौजूद थे और अभी हमारे साथ मौजूद होंगे कमर जमान भट्टी साहब, 14वें सदर मुंतखब हो चुके आसफ अली जरदारी साहब। बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं, खुशाइंद है। एक महमूद खान अचकजई का ये कहना कि साफ शफाफ हालात में इलेक्शन हो गए और बलूचिस्तान को उनको एक भी वोट का ना मिलना बहुत प्रॉब्लमेटिक है। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। खुशामदीद नाजरीन, 14वें सदर मुंतखब हो चुके हैं आसफ अली जरदारी साहब। सदारत का हुमा उनके सर पर बैठ चुका है। 411 इलेक्टोरल वोट लेके वो 14वें सदर पाकिस्तान मुंतखब हो चुके हैं और ये भी क्रेडिट उन्हें जाता है कि वो पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा दूसरी बार सदर पाकिस्तान मुंतखब हो चुके हैं। और महमूद खान अचकजई 181 वोट लेकर ज़ाहिर है दूसरे नंबर पर, दो ही सदारती उम्मीदवार थे। बट सवाल बड़ा खुशाइंद है कि सिस्टम बड़ा खुशाइंद है कि महमूद खान अचकजई ने इस इलेक्शन को कबूल कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल
इस इलेक्शन को कबूल नहीं कर पा रही और जमात इस्लामी और मौलाना फजलुर रहमान बिल्कुल भी वो उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। कमर जमान भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर महमूद खान अचकज़ई को बलूचिस्तान से एक भी वोट का ना मिलना कैसे देखते हैं सर? नेचुरली देखें सर, जिस जगह की जो पार्टी पोजीशन होती है उसके मुताबिक ही वोट पड़ता है। हम लोग बाज़ औक़ात पॉलिटिकल सिनेरियो को देखे बगैर जो है खुशफहमी में मुब्तला हो जाते हैं। सियासी अमल जो होता है उसमें बहुत बड़ा रोल होता है आपकी काउंटिंग का, आपके वोट का, आपकी कितनी वहाँ पे स्ट्रेंथ है। और अगर आपकी स्ट्रेंथ नहीं है और आप सिर्फ हवा में तीर चला के और इस खुशफहमी में मुब्तला हो जाते हैं क्योंकि आपका ताल्लुक इस प्रोविंस से है जी, और आप तो सूबाई लेवल के एक बड़े लीडर हैं जी, जी। तो फिर उसका नतीजा फिर यही होता है जो आज महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ हुआ। लेकिन जो आपने शुरू में बात की कि इसमें बहुत अच्छी और खुशाइंद बात यह है कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने बीइंग ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इस रिजल्ट को कुछ देरी से ना सिर्फ ओन किया बल्कि उन्होंने खुद जाती तौर पे मीडिया के सामने आके भी बताया कि वो आसफ अली जरदारी साहब को मुबारकबाद देने उनके ऑफिस के वो नहीं थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने उनकी पार्टी के जितने रिप्रेजेंटेटिव कायदीन थे जो वहाँ पे उनके पोलिंग एजेंट थे उनको उन्होंने मुबारकबाद। तो ये एक अच्छी बात है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अगर के इस वक्त भी एक कामा की, बल्कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल क्या कहेंगे, आप कहें कि पीटीआई की अपनी क़यादत तो पीटीआई के लोग जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में कन्वर्ट हुए सारे तो अभी तक उसी गम की कैफियत में जिस गम से वो दो चार हुए निकल आना चाहिए ना। अब सर स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए। बिल्कुल, इसमें देखें ये एक मैसेज दिया है आज महमूद खान अचकज़ई साहब ने कि पार्लियामेंट कितना इम्पोर्टेंट है और पार्लियामेंट में बैठ के आप कौन कौन सी बात जो है वो इस अंदाज से कर सकते हैं कि उसके नतीजे में आपके इश्यूज एड्रेस हो सकते हैं। मतलब आज अगर बात मैं करूं जो कि अच्छा नहीं हुआ, मतलब अगर बात करें एजाज अहमद की, सेनेटर एजाज अहमद को उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी होने के बावजूद वोट क्यों नहीं कास्ट करने आए सर? उनको नहीं लाया गया तो ये एक बुरी चीज हुई है। लेकिन चूंकि आप खुद पार्लियामेंट को जब आप उसकी बुकत को खत्म कर देंगे, उसको अहमियत नहीं देंगे, उसके तकद्दुस का ख्याल नहीं रखेंगे, वहाँ पे आपके लिए सिगर नोशी जो है वो एक आम रेस्टोरेंट और आम स्पेस के तौर पे होगी तो फिर वो चीजें आपको शेर अफजल मरवत बड़े याद आते हैं सर। ठीक, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें हमें कुछ चीजों को रवायात के साथ चलना होगा। हमें जो अच्छी रवायात है उनको मजबूत बनाना होगा और जो कहीं बुरी रवायत जन्म ले रही है उसको हमने खत्म करना होगा। तो अगर हम अपनी अच्छी रवायात को आगे लेके चलने की बात नहीं करेंगे तो फिर उसके नतीजे में फिर बुरी रवायात भी जन्म लेगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज महमूद खान अचकज़ई साहब ने उसी अच्छी रवायत को आगे बढ़ाया और उन्होंने कुछ दिली से ना सिर्फ ऑन किया बल्कि उसका उन्होंने मुबारकबाद भी दी। अब इस अच्छी रवायत को अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग लेके चल पड़े और आगे चल पड़े तो आपको इन फ्यूचर आज अगर एक बुरी रवायत ने जन्म लिया कि उसको नहीं पेश किया गया सेनेटर एजाज को, तो कल को इस रवायत की बुनियाद के ऊपर ये नहीं होगा कि किसी और अपोजिशन के रुकन को जो है वो ना पेश किया जाए। मैं समझता हूँ कि ये रवायात जो है गंदी गंदी रवायात जो हम पैदा कर रहे हैं इसको अब हमें दफन कर देना चाहिए और अच्छी अच्छी रवायात को जो कभी माजी में भी थी उनको दोबारा जिंदा किया जाए और जो हमारे कानून है उनको फॉलो किया जाए। कानून बिल्कुल प्रोटेक्शन ऑर्डर को फॉलो करने की बात करता है, उसके ऊपर अमल होना चाहिए चाहे किसी को कितना भी सख्त जुर्म है, क्योंकि वो एक पार्लियामेंट का मेंबर है, आपका एक बालातरीन इदारा है और उसके बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। हमारे साथ नासिर शराजी साहिब और कमर जमान भट्टी साहब मौजूद थे। दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपने सामान में रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।